नमस्कार। उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार कोर्ट का फैसला। 3 दोषियों को पुलकित, सौरभ और अंकित को उम्र कैद की सजा। 2022 में हुई थी अंकिता भंडारी की हत्या। सीएम सौर स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री धामी ने किया संवाद। कहा, संवाद से भरोसे के नए अध्याय का हुआ आरंभ। उत्तराखंड में 5 और मरीजों में कोविड की पुष्टि हुई। कोविड मरीजों की संख्या बढ़कर 10 हुई। एम्स के 2 डॉक्टर भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के उपलक्ष्य में सहकारिता सम्मेलन का किया आयोजन। मंत्री धन सिंह बोले, जिले में 25,000 लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। हरिद्वार नगर निगम जमीन घोटाले में जांच पूरी। 2 आईएएस और 1 पीसीएस अधिकारी पर गिर सकती है गाज। बद्रीनाथ में 2 श्रद्धालुओं के हृदय गति रुकने से मौत। छत्तीसगढ़ से पहुंचा दल। तेज ठंड से हार्ट अटैक होने की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम रिपोर्ट से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई के बाद आखिरकार फैसला आ गया। अंकिता भंडारी को इंसाफ मिल गया है। तीनों गुनाहगारों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दिल्ली तक में इस हत्याकांड को लेकर लोगों में रोष देखने को मिला था। 19 साल की अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप उसी होटल के मालिक पर लगा था जिसमें वह बतौर रिसेप्शनिस्ट काम कर रही थी। अंकिता 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर के वनतारा रिजॉर्ट से लापता हो गई थी। 24 सितंबर को चीला पावर हाउस इंटेक में नहर से एसडीआरएफ ने अंकिता भंडारी का शव बरामद किया था। 2 महीने चली सुनवाई के बाद कोटद्वार कोर्ट ने आज अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तराखंड में बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दे दिया है। यह मामला सितंबर 2022 से ही विचाराधीन था। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की अदालत में लंबी बहस चली और आखिरकार गुनहगारों को दोषी करार दे दिया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक की 19 साल की अंकिता भंडारी की 18 सितंबर 2022 को हत्या कर दी गई थी। यह यमकेश्वर ब्लॉक में ही बने वनतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी। यहीं से वह गायब हो गई थी। 18 सितंबर 2022 को कथित तौर पर रिजॉर्ट संचालक पुलकित ने अपने 2 कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। अभियोजन पक्ष के अनुसार किसी बात को लेकर अंकिता और पुलकित में विवाद हो गया था, जिसके बाद पुलकित ने भास्कर और गुप्ता के साथ मिलकर अंकिता को ऋषिकेश की चीला नहर में कथित तौर पर धक्का दे दिया था। नहर से अंकिता का शव मिलने के बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया, जिसमें पुलकित को मुख्य आरोपी बनाया गया। मामले के खुलासे को लेकर डीआईजी कानून व्यवस्था रेणुका देवी के नेतृत्व में एसआईटी टीम गठित की गई थी। एसआईटी जांच के बाद अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में 500 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया गया। तीनों हत्या आरोप, जिसमें रिजॉर्ट का मालिक पुलकित, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता पर आरोप तय करने होने के बाद 28 मार्च 2023 से अभियोजन पक्ष की कार्रवाई शुरू हुई। कोटद्वार स्थित एडीजी कोर्ट में 30 जनवरी 2023 को मामले की पहली सुनवाई हुई थी। इसके बाद पक्ष और विपक्ष की ओर से दलीलों का लंबा दौर शुरू हुआ। अब फाइनली ये मामला अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस और दलीलों सुनने के बाद फैसला सुनाने के लिए 30 मई की तिथि निर्धारित की थी। करीब 2 साल और 8 महीने तक चली सुनवाई में अभियोजन पक्ष की ओर से जांच अधिकारी समेत 47 अदालत में पेश किए गए। हालांकि एसआईटी ने इस मामले में 97 गवाह बनाए थे, जिनमें 47 गवाहों को ही अदालत में पेश किया गया था। 19 मई को अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक अवनीश नेगी की ओर से बचाव पक्ष की बहस का जवाब देकर सुनवाई का सिलसिला समाप्त किया गया और आज कोर्ट ने तीनों आरोपियों को उम्र कैद के साथ जुर्माना लगाकर सजा सुना दी है। संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने मेरी निर्दोष लड़की को मारा है, तो मैं तो शुरू से कहना चाहता हूँ, कह रहा था कि भाई मौत के बदले मौत। तो हम हमारे जीते जी तो फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम आज हैं तो कल नहीं है। लेकिन हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने इनको जो है फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि जिस तरह से रेणु बिष्ट ने जो रिजॉर्ट तोड़ा, वीआईपी जो अजय कुमार था, आरएस का नेता था, उनको उनके जो सबूत थे वहाँ रिजॉर्ट में, जो रेणु बिष्ट द्वारा तोड़े गए सरकार के दबाव में,
वो जानबूझ के तोड़ेगी ताकि इसमें वीआईपी का पता न चल सके। और एक और बात थी कि हमने यहाँ पे डीएम साहब के माध्यम से एक ज्ञापन दिया था सरकार को कि पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता, रेणुवीस और अजय कुमार की कॉल डिटेल निकाली जाए, लेकिन वो भी नहीं निकली। मैं भी इन्हें ऐसे देखना चाहती हूँ अपने आंखों के सामने, जिस तरह से इन्होंने हमारी ज़िंदगी मौत से बेहतर बना दी है। हम तो हमारी ज़िंदगी कैसे है ये आप सभी जानते हैं। मैं नहीं चाहती थी जिस तरह से उन्होंने मेरे बेटे के साथ किया, किसी अन्य बेटे के साथ वो ऐसा करे। इन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैं जब तक इनको फांसी के फंदे पर नहीं देखूंगी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसको लेकर? हाँ जाऊंगी, जाएंगे। मेरी सभी जनता वालों से, सभी उत्तराखंड की जनता से हाथ जोड़ के विनती है जिन्होंने हमारा साथ दिया और इस बेटी को यहाँ तक न्याय दिया। 354D और अनैतिक व्यापार अधिनियम था और सौरभ भास्कर पर 302, 201 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। अंकित पर 300, 201 और अनैतिक देह व्यापार अधिनियम था। इसमें जो जांच अधिकारी थे वो राजेंद्र सिंह खुलिया थे, SIT के जो जांच अधिकारी थे, और जिनके द्वारा 2000 पन्नों की चार्जशीट माननीय न्यायालय में पेश की गई थी। और इसमें जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट जो थे वो अभियोजन अधिकारी अवनीश नेगी, तो साथ साथ उनके साथ राजीव डोभाल और ज्येष्ठ प्रोविजन अधिकारी गोविंद सिंह नेगी। और इसमें ये जो चार्जशीट जो पेश हुई थी, जो पहला रिमांड पेश हुआ था 21 सितंबर 2020 को पहला रिमांड पेश किया गया था भावना पांडेगिरी अदालत में। और ये इसकी कार्रवाई मुझे हाईकोर्ट से भी इसमें आदेश थे कि इसमें जल्दी से जल्द सुनवाई हो। और अपर जिला सत्र न्यायाधीश रीना नेगी द्वारा इसमें हर हफ्ते की डेट लगाई जाती थी। और क्योंकि ये इस हत्याकांड की निगाहें पूरे भारतवर्ष विश्व में भी थी, क्योंकि एक जघन्य हत्याकांड था। कोर्ट का बड़ा विस्तृत निर्णय है और सभी धाराओं में कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, जिसमें आजीवन कारावास भी है 310 में, 302 में, और अन्य धाराओं में भी 5 साल की, 2 साल की ऐसी कठोर सजाएं हैं और आर्थिक दंड भी लगाया है। तो हम सब लोग न्यायालय का सम्मान करते हैं, इसलिए सभी को न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। जिनको न्यायालय के निर्णय से किसी प्रकार का असंतोष है, उनको उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्योंकि भारत की जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही पारदर्शी है। सेशन कोर्ट ने विस्तृत विचार विमर्श करके निर्णय दिया है। हम सबको उस निर्णय का सम्मान करते हुए कानून व्यवस्था को बनाए रखना चाहिए। हमारा कहना है कि जिस तरीके से अंकिता को उन्होंने मारा था, एक बच्ची घर से निकली थी, उसके साथ जिस तरीके से यौन शोषण की कोशिश करी, उसे वेश्यावृत्ति में धकेलने की कोशिश करी और उसको मार दिया गया, तो हम लोग चाहते हैं कि पुलकित आर्य उसके दो दोस्त हैं उनको भी सजाए मौत मिले। और हम लोग इसके लिए पूरे 3 साल से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। पुलिस ने जगह जगह शहर में जो बैरिकेड्स लगाए, जो जनभावनाओं को दबाने की कोशिश की गई, देखिए ये सरासर गलत है। हमेशा से ये होता है। इतनी पुलिस फोर्स तो इन्होंने तब नहीं लगाई जब यहाँ पे पहलगाम में अटैक हुआ, वहाँ पे 22-26 लोगों की जान गई। जितनी पुलिस आज इन्होंने कोटद्वार में लगाई, लोग आए हैं अपने प्रदेश की बेटी को क्या 2.5 साल से इंतजार कर रहे थे कि जो बलात्कारी हैं, जिन्होंने उनको मारा है, उनको क्या सजा होती है। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में पूरे प्रदेशवासियों की नजर इस चर्चित हत्याकांड के फैसले पर टिकी थी। तो ऐसे में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कोर्ट उम्र कैद के फैसले का स्वागत करने के साथ ही कहा कि इन तीनों को कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए थी। उनका आरोप है कि जिस तरह सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पहले भी कई साजिशें रची, जाहिर है कि जांच में भी उन्होंने अपने रसूख से जरूर प्रभाव किया होगा।
आरोपियों को फांसी की उम्मीद अंकिता के परिजनों ने लगाए बैठे थे, वह मामला। उनका आरोप है कि जिस तरह सरकार ने आरोपियों को बचाने के लिए पहले भी कई साजिशें रची, जाहिर है जांच को भी उन्होंने अपने रसूख से जरूर प्रभावित किया होगा और आरोपियों को फांसी की उम्मीद अंकिता के परिजन लगाए बैठे थे, वह मिलने से रह गए। कांग्रेस प्रवक्ता का साफ आरोप है कि महिला अपराध में वैसे ही उत्तराखंड अग्रिम पायदान पर है और रोज महिलाओं के साथ प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं। सरकार को इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जनता वो हमारी यूकेडी ये है कि इनको फांसी होनी चाहिए थी। जो आज फैसला है उससे न जनता संतुष्ट है, न हमारे उत्तराखंड क्रांति दल संतुष्ट है और इनको फांसी होनी चाहिए। पूरी जनता का यही एक ही नारा है कि इनको फांसी होनी चाहिए थी। सरकार इनको जेलों में न पाले। उम्र कैद की सजा का मतलब है कि जेलों में पालना, इनको जेलों में न पाल के इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। इसीलिए बेटी अंकिता को न्याय मिलेगा और हमारे उत्तराखंड क्रांति दल का एक ही नारा, एक ही नाम है कि इनको फांसी होनी चाहिए। हत्याकांड इस राज्य का बहुत ही जघन्य हत्याकांड था। पूरा राज्य अंकिता भंडारी के लिए न्याय की मांग कर रहा था। मातृशक्ति लगातार आंदोलन रखी। कांग्रेस पार्टी शुरू से पीड़ित परिवार के साथ खड़ी थी। आंदोलनकारी संगठन भी पीड़ित परिवार के साथ खड़े थे और बहुत विलंब से ये फैसला लोअर कोर्ट द्वारा दिया गया है। तीनों जो दोषी हैं, जो एक भाजपाई राज्य मंत्री के पुत्र हैं, उनको दोषी करार दिया गया है। आजीवन कारावास की सजा मिली है दोषियों को। इससे ये स्पष्ट हो गया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में इन अपराधियों की संलिप्तता थी। लेकिन आज भी अंकिता भंडारी के माता पिता और राज्य की जनता दोषियों को फांसी की सजा चाहती है। न्याय की प्रक्रिया भले ही लंबी हो, लेकिन न्यायपालिका पर कांग्रेस पार्टी का और राज्य की जनता का पूरा भरोसा है और निश्चित तौर पर दोषियों को उच्च न्यायालय से फांसी की सजा होगी। न्याय की प्रक्रिया इस देश के अंदर निश्चित तौर पर एक सम्मानित प्रक्रिया है और सभी का उसमें विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से एक बेटी की जो है जान इन दरिंदों ने ली थी, जिस तरीके की दरिंदगी उस बच्चे के साथ की थी, राज्य की जनता उसको भुला नहीं सकती और मुझे लगता है पूर्ण न्याय मिलने तक जेल में हो। कोर्ट ने आखिरकार 2 साल 8 महीने चली अंकिता भंडारी सुनवाई मामले में 500 पन्ने की चार्जशीट के हर पहलू की बारीकी से जांच कर तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा का ऐलान कर दिया। वहीं राज्य सरकार भी पीड़िता के परिवार के साथ खड़ी दिखी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी की ओर पूरी उत्तराखंड सरकार इस मामले में लगातार अंकिता के परिवार के साथ खड़ी रही। अंकिता के परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद दी गई। दिवंगत बेटी अंकिता के भाई और उसके पिता को सरकारी नौकरी मांगी गई। इंसाफ हो गया है, आरोपियों को सजा मिल गई है। लेकिन सवाल अब कानून व्यवस्था को शर्मसार करने वाली इस घटना से हमने क्या सबक लिया और क्या आने वाले समय में इस बात की गारंटी कोई भी सरकार ले पाएगी फिर कोई अंकिता किसी का शिकार नहीं होगी। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रुड़की के पीएम श्री राजकीय कॉलेज में प्रतिभा सम्मान एवं लोकार्पण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने जिले के सरकारी विद्यालयों में 10 करोड़ 72 लाख रुपए देने की घोषणा की। इसके साथ ही घोषणा की गई कि राजकीय इंटर कॉलेज में आर्ट और कॉमर्स की शिक्षा भी अब दी जाएगी। इसी के साथ मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षा ले रहे 40 लाख छात्र छात्राओं को सरकार लगातार सुविधाएं देने का काम कर रही है। इस कड़ी में हरिद्वार जिले के विद्यालयों को 10 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि दी गई है, जिससे शौचालय भवन, फर्नीचर, लैब आदि बनाए जाएंगे। इसके साथ ही मेधावी छात्राओं को साइकिल दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश के पीएम श्री स्कूलों को 2-2 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें विभिन्न सुविधाएं दी जा सकें। धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता, रामायण, वेदों की शिक्षा, संस्कृति आदि पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे अपनी रुचि के साथ पढ़ सकते हैं। वहीं कंप्यूटर लैब, रोजगार शिक्षा भी बच्चों को दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि सप्ताह में एक दिन बैग लेस दिन होगा, जिसमें विभिन्न एक्टिविटी कराई जाएगी। लोगों ने शिक्षा विभाग में 11 करोड़ रुपए की लागत से एक तो 66 स्कूलों के लिए शौचालय के लिए निर्माण के लिए पैसा दिया है। दूसरा हमने
23 स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष के लिए पैसा दिया है। तीसरा, हमने लगभग 15 स्कूलों में बच्चों के लिए भौतिकी विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान की लैब के लिए पैसा दिया है। फिर हम लोगों ने कई विद्यालयों में जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे उनके लिए भी पैसा दिया है। और आज जो हमारे टॉपर बच्चे थे उनको भी सम्मानित किया है। जिन बच्चों ने खेल में बहुत अच्छा काम किया है या उन्होंने मेरिट में आए हैं, टॉपर्स की मेरिट में भी आए हैं, और खेल में भी उन्होंने राज्य स्तर पे जो है जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड आए उनको भी आज हमने सम्मानित किया है। और मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा विभाग में अब हमारे 17,000 स्कूलें जितनी पूरे प्रदेश में, वहाँ हम बिल्डिंग भी दे रहे हैं, सारे बच्चों के लिए फर्नीचर भी इसी साल हमने दे दिया है, शौचालय भी दे रहे हैं, बच्चों के लिए किताबें भी दे रहे हैं। इस साल से हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग जो है बच्चों के लिए निःशुल्क कॉपियाँ भी दे रहे हैं। सर, तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हल्द्वानी में आगामी 1 जून को कांग्रेस द्वारा भव्य जय हिंद रैली का आयोजन किया जा रहा है। हल्द्वानी के रामलीला मैदान में जय हिंद रैली के आयोजन को लेकर तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा पहुंचे, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 जून को होने वाली जय हिंद रैली ऐतिहासिक होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के लिए सेना का धन्यवाद किया जाएगा और राज्य की जनता को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने कैसे अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया। ये हमारे सैनिकों के साहस, शौर्य और बलिदान को समर्पित है। हम सैनिकों को इसमें धन्यवाद देंगे कि उन्होंने सैक्रिफाइस किया, देश के लिए काम किया। दूसरी तरफ हमारी जो नीति निर्धारक होने चाहिए, जिनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो अपनी जिम्मेदारी से आगे रहें। आज सेना के शीर्ष जो लीडर्स हैं उनको प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ रहा है। आपने देखा होगा एयरफोर्स के सबसे जो बड़े हमारे अधिकारी हैं, उन्होंने कल बयान दिया है राफेल जो है खाली पतंग उड़ाने के काम आ रहे हैं। आपने नींबू लगाया, पूरे मीडिया प्रेस में सब वही दिखाया, लेकिन आपको कोड नहीं मिला। आप उसमें वेपन लोड नहीं कर सकते हैं, आप उसको लड़ाई में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो फिर क्यों ऐसा सौदा किया गया? ये एक गंभीर विषय अभी नया उठा है। दूसरा, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो वहाँ सूचना दी पाकिस्तान को कि हम आपके यहाँ अटैक करने जा रहे हैं, ये कितना बचपना है। जबकि फौज, किसी आप बड़े फौजी से पूछेगा, जो इनकी लड़ाई की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है गुप्त रहना, मतलब किसी भी योजना का सीक्रेट रहना, गोपनीय रहना। और आप बता रहे कि आपके हम आतंकवादी ठिकानों में आक्रमण करने वाले हैं, और सबको पता पाकिस्तान की सेनाएं आतंकवादी पैदा करती है, उनको हथियार देती है, उनको पैसा मुहैया कराती है, उनके ऑफिसर्स उनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या उनको मरने के लिए छोड़ना था? उन्हें हटवा दिए होंगे। बाकी आपके एयरक्राफ्ट्स को मारने के लिए मिसाइल्स लगाई होंगी और एम्बुश करने के लिए कुछ ना कुछ किया। तो ये जो हरकतें हैं ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ट्रंप ने जिस तरीके से बयान दिए, मेरा हर प्रेस का साथी, हर देश का निवासी इंतज़ार कर रहा था कि क्या होने वाला है, शायद पीओके हमारे पास आएगा या हम क्या युद्ध में हो रहा है। लेकिन युद्ध विराम भी होता है तो उसकी सूचना हमको सबसे पहले ट्रंप से मिलती है। हल्द्वानी रामलीला मैदान में जो हमारे सैनिकों का पराक्रम है, जो हमारी सेना का शौर्य है, जो उनकी वीरता है, जो उनका योगदान है, उनको सम्मान देते हुए जय हिंद रैली, जो हमारे भारत हिंदुस्तान की जय हिंद रैली को हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस तरह से पहलगाम में निर्दोष माताओं की, बहनों की सुहाग उजाड़े गए, जिससे भाइयों की हत्या कर दी गई आतंकवादियों ने, उसके खिलाफ से ने अपने शौर्य का परिचय दिया और आतंकवादी ठिकानों पर घुसकर मारा और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आज भी हमारे जाबाज सेना के सिपाही हों, चाहे हमारे अधिकारी हों, आतंकवाद के खिलाफ उस मुहिम में पूरी ताकत के साथ एकजुट हैं और हमारी
शान है, हमारी पहचान है, उनको नमन करने के लिए, उनको वंदन करने के लिए और उनके पराक्रम को सलाम करने के लिए, जय हिंद कहने के लिए हमने एक रैली आयोजन किया है। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। रामनगर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि रामनगर में स्लॉटर हाउस खोले जाने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। तो वहीं इसे खोलने को लेकर नगरपालिका के सभासदों एवं पूर्व ठेकेदार के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया है। हालांकि स्लॉटर हाउस खोले जाने का मुद्दा निकाय चुनाव में भी देखने को मिला था। पूर्व में यहां पर जानवर काटने को लेकर अनियमितताओं की शिकायत तत्कालीन उप जिलाधिकारी राहुल शाह से की गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा स्पार्किंग की जांच के बाद यहां पर काफ़ी अनियमितताएं पाए जाने पर उन्होंने इसे बंद करने के निर्देश नगरपालिका प्रशासन को दिए थे। आज आपको बता दें, इस दौरान गुरुवार को नगरपालिका में एक बार फिर से इस मामले को लेकर सभासदों एवं पूर्व ठेकेदार के बीच जमकर विवाद हुआ। मामले में दोनों पक्षों द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए कार्रवाई की मांग की गई। सभासद समीम अहमद का कहना है कि आज उनके साथ कई सभासद नगर पालिका में बैठे थे, तभी स्लॉटर हाउस के पूर्व ठेकेदार सलीम कुरैशी उर्फ बबलू द्वारा वहां जाकर उनको धमकी दी गई। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की हाईकोर्ट के नवनियुक्त न्यायाधीश सुभाष उपाध्याय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। शपथ ग्रहण समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विवेक भारती सहित रजिस्ट्रार जनरल सहित बार एसोसिएशन के पदाधिकारी व उच्च न्यायालय के सभी अधिवक्ता मौजूद रहे। सुभाष उपाध्याय को उत्तराखंड हाईकोर्ट का जज नियुक्त किए जाने पर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने खुशी व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी। जो इस बार एडिशनल जज के रूप में हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी इस उत्तराखंड हाई कोर्ट को मिले हैं और हम उनकी कार्य क्षमता को जानते हैं कि जिससे जो डिस्पोजल है हमारे केसों का, पुराने केसों का, वो जो है तेजी से होगा और जो न्यायिक प्रक्रिया है वो बढ़िया तरीके से होगी। और हमें आशा है कि जल्दी ही एक जज और जल्दी से हमारे हाई कोर्ट में जो अभी पेंडिंग है वो आएंगे और एक प्रमोशन से भी शायद भी एक और जज आएंगे। तो हमारा ये मानना है कि जजेज आएंगे तो काम होगा और एडवोकेटों के बीच जो है हमारे जस्टिस सुभाष उपाध्याय जी के जज बनने पर बड़ी खुशी है अधिवक्ताओं के बीच। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर गदरपुर से, जहां गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर श्री पुलिंग कुमार विश्वास प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले कई वर्षों से महिला डॉक्टर होने के कारण महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। महिला डॉक्टर की तैनाती को लेकर गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने भी कई बार मांग उठाई थी। महिला डॉक्टर नियुक्ति की खबर को लोकप्रिय चैनल के न्यूज इंडिया द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। फिलहाल शासन द्वारा दिनेशपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हफ्ते में 2 दिन के लिए महिला डॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई है। डॉक्टर रूबी गुप्ता महिला स्पेशलिस्ट हैं, जो हफ्ते में मंगलवार व शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकर महिलाओं का इलाज कर रही हैं। डॉक्टर रूबी गुप्ता ने बताया कि प्रतिदिन 40 से 50 मरीज आ रहे हैं। वह स्वास्थ्य केंद्र में कुछ दवाओं की कमी है, मैंने उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया है। मैं डॉक्टर रूबी गुप्ता गायनी के पेशेंट को देखती हूँ, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ मैं। और यहाँ पे आके ये पता चला कि महिलाओं को पता ही नहीं है कि उनको महीना कब आया था, क्या खाना चाहिए, किस चीज़ को खाने से बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी, उनके ग्रोथ अच्छी होगी। कई बार होता है कि महिलाओं को किडनी में, लीवर में कुछ दिक्कतें होती हैं, जिसके वजह से बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। तो वो सारी सुझाव हम लोग देते हैं कि क्या खाना चाहिए, कब डिलीवरी का टाइम है, कब रेगुलर चेकअप के लिए आना चाहिए, कैसे लेटना चाहिए, क्या कितना भारी काम करना है, नहीं करना है। ये सारी सुविधाएं हम यहाँ पे बताने के लिए आए हैं। जो सीएमओ सर से पता चला हमें कि यहाँ पे कोई भी महिला डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे हफ्ते में 2 दिन बैठने का सोचा है और वो हम मंगलवार को और शुक्रवार के दिन यहाँ पे बैठ रहे हैं। बहुत सारी महिलाएं आए हैं, किसी दिन 40 पेशेंट देखा है, किसी दिन 35 पेशेंट देखा है। सबकी परेशानियों को हम बता रहे हैं, हर तरीके के सुझाव दिए जा रहे हैं, कैसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, कुछ कहीं भी दिक्कत हो तो वो हमें बता सकती हैं अपनी सारी परेशानियों को लेके। जो खाने पीने की अच्छी चीज़ें हैं वो हम बताते हैं, जो घर में हो, जो गरीब महिलाएं हैं जिनको सही टाइम पे सारी चीज़ें नहीं मिल रही सुविधाएं,
वो सारी सुविधाएं हम दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं।